वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज़। तो इम्प्यूरिटीज़ क्या होता है, पहले हम इसको डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्प्यूरिटीज़ कोई भी अनडिजायरेबल या अनवांटेड कंपाउंड होता है जो कि हमारे एपीआईज में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर हम कोई फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसके दौरान भी आ सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर हम एक्सपायर्ड एपीआई यूज़ करेंगे या फिर हम पुराना एपीआई यूज़ करेंगे तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारे प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटी आ सकता है। इम्प्यूरिटी कोई भी अनवांटेड मटेरियल हो सकता है। इसका एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट भी हमारे हेल्थ के लिए और हमारे फॉर्मुलेशन के लिए टॉक्सिक होता है। इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए हम बहुत सारा क्या करते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, पहला करेंगे हम वॉशिंग। जब हम वॉशिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को तो उसमें क्या होता है, कोई भी अगर सॉल्युबल इम्प्यूरिटी है तो वो भी वॉश आउट हो जाती है। दूसरा प्रोसेस हम यूज़ करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग में हम क्या करते हैं, वैक्यूम के अंडर ड्राइंग करते हैं। जैसे हमें कोई प्रोडक्ट को ड्राई करना है तो कई बार हम क्या करते हैं, एयर ड्राई करते हैं। तो एयर ड्राई ना करके जब हम लोग वैक्यूम के अंडर ड्राई करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट में क्या होगा, एयर के कारण क्या होता है, अगर डस्ट पार्टिकल आते हैं तो वैक्यूम में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल नहीं आएगा और हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो प्योर बनेगा। तीसरा है रिक्रिस्टलाइजेशन। हम कभी भी अपने प्रोडक्ट का जब रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, उसको हम क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कोई भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है वो बाहर निकल जाती है और हमारा एक प्योर क्रिस्टल फॉर्म होता है। ठीक है। और उसके अलावा होता है सब्लिमेशन। जब हम सब्लिमेट करते हैं, यानी कि हम किसी भी प्रोडक्ट को सॉलिड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इस दौरान क्या होता है, कोई भी अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो सब्लिमेशन के दौरान गैस बन के हमारे किसी भी प्रोडक्ट से बाहर निकल जाती है। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी कि अगर हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। पहला है इंजुरीज टू हेल्थ वेयर प्रेजेंट अबव सर्टेन लिमिट। अगर कोई भी इम्प्योरिटी अपने एक लिमिट मात्रा से ज्यादा में प्रेजेंट होगी तो वो हमारे हेल्थ के लिए टॉक्सिक होता है। जैसे कि मैगी का आपने सुना होगा, उसमें लेड प्रेजेंट था। तो लेड क्या था, वो एक लिमिट मात्रा से ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट था, इसीलिए वो हमारे हेल्थ के लिए टॉक्सिक था और उसे बैन कर दिया गया था। वैसे ही हमारे प्रोडक्ट में अगर कोई भी इम्प्योरिटी है, अगर वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा में प्रेजेंट होगी तो वो हमारे हेल्थ के लिए टॉक्सिक होती है। दूसरा होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे प्रोड्यूस क्यूम्युलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट इवन इन ट्रेस अमाउंट। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो इम्प्योरिटी हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस अपने आप हो जाती है, चाहे वो एकदम स्मॉल अमाउंट में क्यों ना प्रेजेंट हो। ठीक है। थर्ड है हमारा इट में चेंज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर्मुलेशन। अगर कोई भी इम्प्योरिटी हमारे फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, उसकी फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक को बदल देगी। जैसे कि हो सकता है इम्प्योरिटी की वजह से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका कलर बदल जाए या फिर उसका टेस्ट बदल जाए। तो ये होता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मुलेशन, तो इम्प्योरिटीज की वजह से खराब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इट में कॉज इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट्स। कई बार अगर इम्प्योरिटी हमारी प्रेजेंट है किसी भी फॉर्मुलेशन में तो वो ड्रग और एक्सिपिएंट के आपस की जो कंपैटिबिलिटी है उसको खत्म कर देती है, वो उनको इनकम्पैटिबल बना देती है। नेक्स्ट है इट में डिक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। कोई भी इम्प्योरिटी अगर किसी ड्रग में प्रेजेंट है तो वो उसकी सेल्फ लाइफ को अपने आप कम कर देगी। कोई ड्रग अगर 2 साल तक उसकी एक्टिविटी है तो इम्प्योरिटी की वजह से हो सकता है वो 6 महीने में डिग्रेड हो जाए। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, यानी कि इम्प्योरिटी कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली इम्प्योरिटी को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू आईसीएच गाइडलाइंस। पहला होता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, नेक्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज और रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या होता है, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग या स्टोरेज रिलेटेड होता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई भी इम्प्योरिटी अगर आता है तो वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होता है, या फिर ये स्टोरेज के दौरान भी आ सकता है। अगर किसी भी कंपाउंड को प्रॉपरली ग्लास बॉटल पे स्टोर करने का मेथड है, अगर हम उसको प्रॉपर कंडीशन में स्टोर नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन आता है और उससे क्या हो सकता है, हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आ सकती है। इस तरह की इम्प्योरिटी को हम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कहते हैं। इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग मटेरियल। हमारी इम्प्योरिटी जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है वो स्टार्टिंग मटेरियल से आ सकती है। अगर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल प्योर नहीं होगा तो अल्टीमेटली हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इम्प्योर ही बनेगा। नेक्स्ट है बाई प्रोडक्ट। जब हम कोई सिंथेसिस करते हैं तो उसमें साइड में बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। अगर उन बाई प्रोडक्ट्स को हम अपने फाइनल फॉर्मुलेशन में एज इट इज ले आए, यानी कि हम उसको प्रॉपरली रिमूव ना करें, तो वो एज ए इम्प्योरिटी हमारे प्रोडक्ट में अपने आप आ जाएगा। ये होती है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। इंटरमीडिएट्स, जब हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंटरमीडिएट्स यूज करते हैं तो उन इंटरमीडिएट्स को भी हमको प्रॉपरली वॉश करना जरूरी होता है। अगर हम उसको उसी फॉर्म में ले आए तो वो हमारे फाइनल कंपाउंड में क्या करेगा, एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट है फ्रॉम डिग्रेडेशन। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रॉपरली स्टोर ना करें तो वो क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट को डिग्रेड कर देगा। उसमें भी एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, सनलाइट की वजह से हमारा प्रोडक्ट डिग्रेड हो सकता है। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। ये बेसिकली प्रोसेस रिलेटेड होता है, यानी कि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हमारे प्रोडक्ट में प्रोसेस के दौरान आता है। हम कोई केमिकल प्रोसेस अगर हम यूज कर रहे हैं किसी के भी सिंथेसिस में
तो उसमें क्या हो सकता है, अगर हम प्रॉपरली प्रोसेस फॉलो नहीं करें या उस प्रोसेस के दौरान कोई इम्प्योरिटी आ जाए तो वो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कहलाता है। इसमें हम फर्दर इसको क्लासीफाई करते हैं। तो पहला होता है हैवी मेटल्स। कई बार हम कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम कॉपर टर्निंग्स यूज़ करते हैं या फिर एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, निकल यूज़ करते हैं, तो ये हैवी मेटल्स होते हैं। तो अगर इन हैवी मेटल्स को हम अपने फाइनल प्रोडक्ट में प्रॉपरली ना हटाएं तो ये भी एक इम्प्योरिटी के फॉर्म में हमारे प्रोडक्ट में आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट कई बार सिंथेसिस करते हैं तो सॉल्ट्स फॉर्मेशन होता है, जैसे कि NaCl एक सॉल्ट होता है। अब वो सॉल्युबल फॉर्म में कई बार हमारे प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है। अगर हम उसको प्रॉपरली ना हटाएं, प्रॉपरली वॉश ना करें, तो यहाँ पर भी ये इम्प्योरिटी आ सकता है एज अ इनऑर्गेनिक सॉल्ट के फॉर्म में। रिएजेंट एंड कैटालिस्ट, हम कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसका रेट बढ़ाने के लिए कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। अगर उस कैटालिस्ट को हम प्रॉपरली ना हटाएं या फिर ये कैटालिस्ट हमारे प्रोडक्ट में एज इट इज़ रह जाए तो ये एज ए इम्प्योरिटी हमारे प्रोडक्ट में आ सकता है। इसके अलावा रिएजेंट्स भी हम यूज़ करते हैं, हम अलग अलग टाइप के रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, वो ऐसा इम्प्योरिटी भी हमारे प्रोडक्ट में आ सकता है, या उसकी वजह से भी हमारे प्रोडक्ट में कई बार केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई अगर क्रॉस रिएक्शन हो गया तो उससे भी इम्प्योरिटी बन सकती है। इसके अलावा होता है अदर्स में क्या आ जाएगा हमारा फिल्टरेट और चारकोल्स। कई बार हम इम्प्योरिटी को हटाने के लिए चारकोल यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम उस चारकोल को ही प्रॉपरली वॉश ना करें तो वो एज ए इम्प्योरिटी हमारे प्रोडक्ट में रह जाएगा, तो ये अदर इम्प्योरिटीज में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। हम कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसको परफॉर्म करने के लिए सॉल्वेंट्स यूज करते हैं। अगर उस सॉल्वेंट को प्रॉपरली इवेपोरेट ना किया गया तो वो क्या होगा, सॉल्वेंट एज इट इज हमारे फाइनल प्रोडक्ट में रहेगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट मॉइस्चर कंटेन कर सकता है, वो सॉल्वेंट को कंटेन कर सकता है, और इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो ये होता है रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। ये किसी भी टाइप का सॉल्वेंट हो सकता है, या तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है। अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, यानी कि इम्प्योरिटी कहाँ कहाँ से आ सकता है, उसका क्या क्या सोर्स होता है। चलिए देखते हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। पहला सोर्स होता है फ्रॉम रॉ मटेरियल। कोई भी इम्प्योरिटी अगर रॉ मटेरियल से आती है तो उसको हम रॉ मटेरियल के सोर्स से आया हुआ इम्प्योरिटी कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम नमक सभी कोई खाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl को हम रॉक सॉल्ट से बनाते हैं। रॉक सॉल्ट में मेनली NaCl के अलावा और भी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया या फिर कैल्शियम हो गया। उन अगर सॉल्ट्स को हम प्रॉपरली रिमूव ना करें तो हमारा जो नमक है वो भी इम्प्योर फॉर्म में आ सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक। तो इसको क्या होता है, हम वैक्यूम में इवेपोरेशन करते हैं, उसके जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं उसको हम हटाते हैं और हम एक प्योर NaCl बनाते हैं जो कि हमारे खाने लायक होता है। तो जैसे हम रॉक सॉल्ट से NaCl को प्रॉपरली अलग करते हैं, ये एक प्योरिटी का प्रोसेस है। वैसे ही नेक्स्ट में अगर हम एग्जाम्पल लें, हम जब कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं तो कॉपर सल्फेट मेनली कॉपर और H2SO4 के रिएक्शन से बनता है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से कॉपर सल्फेट बनता है। ये जो कॉपर सल्फेट है इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉपर का टर्निंग्स यूज कर रहे हैं। कॉपर टर्निंग्स में मेनली कॉपर के अलावा आयरन और आर्सेनिक भी पाया जाता है। अगर इन आयरन और आर्सेनिक को हम यहाँ पर प्रॉपरली ना हटाएं, अगर हम इस प्रोडक्ट को प्रॉपरली वॉश ना करें तो जो आयरन और आर्सेनिक है वो भी एज ए इम्प्योरिटी के फॉर्म में हमारे फाइनल प्रोडक्ट में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है जिंक सल्फेट। जब जिंक सल्फेट का हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें जिंक और H2SO4 का रिएक्शन होता है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें रिएक्ट करते हैं और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। जिंक में भी बहुत सारी इंप्योरिटीज पाई जाती है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। तो ये क्या होता है, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में भी ऐसा इम्प्योरिटी आ सकता है। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को जब भी बनाते हैं तो ये हमें इसको प्रॉपरली वॉश करना और प्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो इम्प्योरिटीज है ये बेसिकली किससे आ रही है, हमारे स्टार्टिंग मटेरियल से आ रही है। ये जो कॉपर है ये भी हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ पर जिंक है वो भी स्टार्टिंग मटेरियल। तो ये बेसिकली रॉ मटेरियल से आ रही है हमारी इम्प्योरिटी। इसीलिए इस इम्प्योरिटी को कहा जाता है इम्प्योरिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल। सेकेंड इम्प्योरिटी है हमारा रिएजेंट यूज्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम जो रिएजेंट यूज करते हैं, कई बार क्या होता है रिएजेंट हम यूज करते हैं बहुत सारा, जैसे कि पहला हमारा है HgCl2 यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड। जब मर्क्यूरी क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है तो इसमें अमोनिएटेड मर्क्यूरी क्लोराइड बनता है जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर NH4Cl भी बन रहा है। ये जो NH4Cl है ये सॉल्युबल इम्प्योरिटी है। तो जब भी हम इसको बनाना चाहें, हम अमोनिएटेड मर्क्यूरी क्लोराइड जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो इसके साथ ये भी फॉर्म होता है रिएक्शन में। तो अगर हम इसको प्रॉपरली वॉश ना करें, प्रॉपरली रिमूव ना करें, फिल्टर ना करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे रिएक्शन में एज ए इम्प्योरिटी रह जाएगा। वैसे ही हम जब कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करते हैं तो हम किसका रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करता है और इसमें Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है और ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें आप देख सकते हैं इसमें NaCl का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक बाई प्रोडक्ट है, ये हम कह सकते हैं एक बाई प्रोडक्ट है और ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है। बेसिकली ये
जो NaCl है वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है रिएक्शन में, तो हमें इसको प्रॉपर्ली रिमूव करना ज़रूरी है, वरना ये फाइनल प्रोडक्ट में एज अ इम्प्योरिटी आ जाता है। थर्ड है हमारा मेथड और प्रोसेस यूज्ड। हमारे मेथड या फिर प्रोसेस से कैसे इम्प्योरिटी आ सकता है, जैसे कि हम कोई भी मेथड में अगर हम लोग टैप वाटर यूज़ करें, हम कुछ भी अगर रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए या हमारा कोई फाइनल प्रोडक्ट बन गया है उसको वॉश करने के लिए अगर हम टैप वाटर यूज़ करें, तो वाटर में हम जानते हैं क्लोराइड प्रेजेंट होता है। आप इसको देखने के लिए क्या करोगे, अगर बाल्टी में अगर आप एक बाल्टी पानी घर में भर के रख दो तो उसमें एक व्हाइट कलर का लेयर जम जाता है कई बार, तो वो किसका लेयर होता है, क्लोराइड का लेयर होता है। तो टैप वाटर में मेनली क्लोराइड प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम का एक लेयर बन जाता है, ठीक है, कैल्शियम का भी लेयर होता है उसमें, वो बेसिकली सॉल्ट के कारण वो लेयर बनता है, इसमें कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, सोडियम ये सब प्रेजेंट होता है मेनली, ठीक है। तो अगर हम रिएक्शन में टैप वाटर यूज कर लें वॉश करने के लिए, तो इसमें ये सारे जो कंपाउंड ऑलरेडी वाटर में प्रेजेंट है ये भी इम्प्योरिटी के फॉर्म में हमारे प्रोडक्ट में आ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जब भी कोई रिएक्शन लगाना होता है हम डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, ठीक है। हमारा फोर्थ है हमारा केमिकल प्रोसेस यूज्ड, यानी कि हम कौन सा केमिकल प्रोसेस यूज करेंगे जिसमें इम्प्योरिटी आ सकता है। मान लीजिए हम किसी भी रिएक्शन को लगाने के लिए हेलोजिनेशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि इसमें क्या होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप जानते होंगे हेलोजन में 4 होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन यूज हो रहा है, तो देखो क्लोरीन की वजह से क्या हो सकता है, क्लोराइड का इम्प्योरिटी आ सकता है। तो जिस भी रिएक्शन में हेलोजिनेशन होता है उसमें बेसिकली हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोराइड की मात्रा किसी उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए, एक लिमिट मात्रा में होना चाहिए। तो कई बार हम कोई प्रोसेस अगर केमिकल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जो रिएजेंट यूज हो रहे हैं वो भी ऐसे इम्प्योरिटी हमारे प्रोडक्ट में आ सकते हैं। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस आपको पता होगा वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। अगर हम उसमें हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करा रहे हैं यानी कि उसमें वाटर प्रेजेंट है, अब ये वाटर क्या करेगा, अगर प्रॉपरली उसको ड्राई ना किया गया तो वो वाटर क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट में एज अ मॉइस्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट में मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो वो प्रोडक्ट ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, वो बहुत ही जल्दी डिग्रेड हो जाता है, तो ये भी एज अ इम्प्योरिटी यहाँ पर वर्क करेगा। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन, अगर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमने प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन की वजह से भी इम्प्योरिटी आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमने NaOH बनाया हुआ है, हमने NaOH का प्रोडक्शन किया है, अगर हमने उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया, प्रॉपरली पैकेज नहीं किया तो उसमें क्या होगा, हमारे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ये सबको पता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ये क्या किया, एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन की वजह से क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना लिया, सोडियम कार्बोनेट बना लिया और वाटर बना लिया। तो ये क्या हुआ, ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या हो गया, डिग्रेड हो गया किसी दूसरे कंपाउंड में। इसीलिए हमको क्या करना होता है, एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से हमारे प्रोडक्ट को बचाना होता है ताकि वो कोई अलग रिएक्शन करके कोई दूसरा प्रोडक्ट ना बना ले। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के कारण कैसे इंप्योरिटी आएगा वो अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम पोटेशियम आयोडाइड का, फॉर एग्जांपल अगर हम जब पोटेशियम आयोडाइड का क्या कराते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड बनाने के लिए हमको क्या रिएक्ट कराना होता है, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के रिएक्शन से पोटेशियम आयोडाइड बनता है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ साथ यहाँ पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है जिसको बोलते हैं KiO3। इस KiO3 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, KiO3 का रिएक्शन हम कराते हैं एक्टिवेटेड चारकोल से। तो क्या होता है, जब इसका रिएक्शन इसके साथ होता है तो ये Ki बनाता है, लेकिन अगर ये प्रॉपरली रिएक्ट ना करे इस चारकोल के साथ तो वो KiO3 के फॉर्म में एज इट इज वो रिएक्शन में रह जाएगा और ये एज अ इम्प्योरिटी फाइनल प्रोडक्ट में आ जाएगा। सेवंथ है हमारा मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किस तरीके से इम्प्योरिटी आता है। पहला है हमारा पर्टिकुलेट कंटेमिनेशन। पर्टिकुलेट का मतलब होता है, मान लीजिए कि 10 पार्टिकल कोई हमारे मॉलिक्यूल में आ गया एटमॉस्फेयर से, तो वो क्या करेगा, कंटेमिनेशन करेगा। नेक्स्ट है प्रोसेस एरर। अगर हम गलत प्रोसेस फॉलो करते हैं किसी भी रिएक्शन को करने के लिए तो प्रोसेस एरर हो सकता है और उसमें से इम्प्योरिटी आ सकता है, क्योंकि हमने जब प्रोसेस ही फॉलो गलत किया है तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी गलत ही बनेगा और उसमें इम्प्योरिटी आ सकता है। नेक्स्ट है क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब होता है, मान लीजिए कि हमने 2 प्रोडक्ट को एक साथ रखा हुआ है कहीं पर भी, तो वो आपस में रिएक्ट कर गया, तो इससे क्या हो जाएगा, क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाएगा और मे भी क्या हो सकता है, उससे इम्प्योरिटी आ सकता है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। अगर हमने प्रॉपरली किसी भी कंपाउंड को स्टोर करके नहीं रखा है तो उसमें क्या हो सकता है, माइक्रोबियल अटैक भी हो सकता है और उससे क्या हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट डिग्रेड हो सकता है और वो एज ए इम्प्योरिटी के फॉर्म में भी हमारे प्रोडक्ट में आ सकता है। ये 7 मेजर पॉइंट्स होते हैं जो कि सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी में आते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारे प्रोडक्ट में एक्सीडेंटली भी कुछ इम्प्योरिटी आ सकता है, यानी कि अगर हमने प्रॉपरली मेंटेन करके नहीं रखा हुआ है अपना एटमॉस्फेयर को तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारा एक्सीडेंटल एरर हो सकता है और उससे भी इम्प्योरिटी आ सकती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ से हट रही हूँ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।